बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 15 नशिस्तें जीत ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के नताइज के फॉर्म 47 जारी कर दिए। 22 में से 15 नशिस्तों पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने कामयाबी समेट ली। 7 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी का तीर निशाने पर लग गया। आम इंतखाबात में कराची से एमक्यूएम पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। तीर भी कई निशानों पर लगा। कौमी असम्बली की 22 में से 15 नशिस्तों पर एमक्यूएम कामयाब। पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों पर जीत गई। एनए 229 से पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम 55,832 वोट लेकर कामयाब। एनए 230 से पीपल्स पार्टी के सैयद आगा रफीउल्लाह 32,072 वोट लेकर जीत गए। एनए 231 से पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच 43,634 वोट लेकर फातेह करार पाए। एनए 232 से एमक्यूएम की आसिया इसहाक 88,260 वोट लेकर कामयाब ठहरी। एनए 233 से एमक्यूएम के जावेद हनीफ 1,03,967 वोट लेकर कामयाब करार पाए। एनए 234 से एमक्यूएम के आमिर मुइन पीरजादा 73,687 वोट लेकर कामयाब हुए। एनए 235 से एमक्यूएम के मोहम्मद इकबाल खान 20,185 वोट लेकर फातेह बने। 236 से एमक्यूएम के हसान साबिर 38,871 वोट लेकर कामयाब करार। एनए 237 से पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी 40,836 वोट लेकर जीत गए। एनए 238 से एमक्यूएम पाकिस्तान के सादिक इफ्तिखार 54,884 वोट लेकर फातेह करार। एनए 239 से पीपल्स पार्टी के नबील गबूल 40,077 वोट लेकर कामयाब ठहरे। एनए 240 से एमक्यूएम के अरशद वोहरा 30,573 वोट लेकर जीत गए। एनए 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग 52,456 वोट लेकर कामयाब करार। एनए 242 से एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल 71,767 वोट लेकर जीत गए। एनए 243 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल 60,266 वोट लेकर फातेह बने। एनए 244 से एमक्यूएम के डॉक्टर फारूक सत्तार 20,048 वोट लेकर कामयाब करार पाए। एनए 245 से एमक्यूएम पाकिस्तान के सैयद हिफ्जुद्दीन 57,356 वोट लेकर कामयाब ठहरे। एनए 246 से एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार सैयद अमीनुल हक 74,672 वोट लेकर कामयाब। एनए 247 से एमक्यूएम पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन 64,945 वोट लेकर जीत गए। एनए 248 से एमक्यूएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 1,03,000 से जायद वोट लेकर फातेह बने। एनए 249 से एमक्यूएम के अहमद सलीम सिद्दीकी 77,529 वोट के साथ कामयाब हुए। एनए 250 से एमक्यूएम पाकिस्तान के फरहान चिश्ती 79,925 वोट लेकर जीत गए। शहर कायद में सिंध असम्बली पर भी पतंग की ऊंची उड़ान। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के नताइज वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। तमाम नताइज के फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। एमक्यूएम ने 25 सीटों पर कामयाबी समेट ली है। पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवारों को 10-10 जबकि जमात इस्लामी को 2 सीटें मिली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने भी मैदान मार लिया। शहर कायद में सिंध असेंबली पर भी पतंग की ऊंची उड़ान। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के नताइज के फॉर्म 47 जारी कर दिए। कराची में एमक्यूएम अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आ गई। 27 सीटें अपने नाम कर लीं, जबकि जमात इस्लामी के हाथ सिर्फ 2 नशिस्तें आ सकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने PS 129 से कामयाबी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी PS 105 से अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच ने PS 107 से कामयाबी समेटी। पीपल्स पार्टी ने जिला मलिर की 6 में से 5 नशिस्तों में मैदान मार लिया। सिर्फ 1 नशिस्त आजाद उम्मीदवार के हाथ आई, जबकि शहर भर से नशिस्तों के हुसूल में एमक्यूएम ने तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया। आम इंतखाबात के नताइज के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने एहतजाज किया। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर धरने भी दिए। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान खान। JUI ने इंतखाबी नताइज मंजूर करने से इनकार कर दिया, सड़कों पर निकल आए। जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची भर में एहतजाज, अलासिफ स्क्वायर, हब रिवर रोड और मलिर कायदाबाद पर धरने दिए। कारकुनान की बड़ी तादाद नारेबाजी करती रही। JUI रहनुमा अब्दुल रशीद नोमानी का कहना था कि हमारी 5 से 6 सीटें छीनी गई हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने ROs और DROs लगाकर हमारा मैंडेट चोरी किया है। 245 पर हमारे ब्लेड पेपर जो है वो कचरे कुंडी से मिले, क्यों मिले? हम पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि उन्होंने इस तरह से इलेक्शन करवाना था तो इतना बड़ा पैसा क्यों खर्च करवाया?
कैंडिडेट्स के इतने बड़े जो है वो उन्होंने खर्चे क्यों करवाए हैं? पीसफुल तरीके से अगर आप करवा रहे हैं तो ठीक है, इस तरीके से अगर आप किसी मखसूस जो है वो जमात को जितवा कर आप ये समझते हैं कि सिंध में अमन आ जाएगा, नहीं। अगर हम एहतिजाज के लिए उतरे हैं तो उस वक्त तक जो है वो हमारा एहतिजाज जारी रहेगा जब तक जिन जिन हलकों पर हमारी सूबाई जमात को तहफ़्फ़ुज़ात है उन हलकों पर दोबारा इलेक्शन नहीं कराया जाता है। कई घंटे जारी रहने के बाद धरने पुरअमन तरीके से खत्म कर दिए गए, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। कैमरामैन हारिस के साथ फरहान खान, सिटी 21। नून लीग क़यादत से मुलाकात के बाद सेंट्रल कमेटी को एतमाद में लेने का फैसला। हुकूमत साजी के लिए पीपी की मजलिस आमला का इजलास कल होगा। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के मजलिस आमा का इजलास साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे सदारत होगा। इजलास में शिरकत के लिए तमाम मजलिस आमला के अरकान को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। इजलास में मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से होने वाली बातचीत समेत मरकज़ और सूबों में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। मजलिस आमला की मंजूरी के बाद बातचीत के अमल को आगे बढ़ा दिया जाएगा। इलेक्शन ड्यूटी ना करने वालों की शामत आ गई। इलेक्शन डे पर गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर कराची की पीर को तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से रिकॉर्ड तलब। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत ने तमाम जिला रिटर्निंग अफसरान खत अरसाल कर दिया। खत डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जनूबी शर्की वसी गरबी मलीर कोरंगी और किमाड़ी को अरसाल किया गया। खत में ड्यूटी चोर असातिज़ा की रिपोर्ट दोपहर 3 बजे तलब कर ली गई। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद उनके खिलाफ इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सनतकारों की आम इंतखाबात में जीतने वाली सियासी जमातों को मुबारकबाद। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप के मियां साहिद हुसैन ने कहा कि मुल्क मुश्किल में है, सियासी जमातें मिलकर मिसाक मईशत पर काम करें। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बाद में जीतने वालों के लिए मुबारकबाद का पैगाम। ताजिरों ने वादे भी याद दिला दी। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां साहिद हुसैन ने कहा कि मुल्क की मईशत के लिए आम इंतखाबात होना लाजमी था, इससे सियासी इस्तेहकाम होगा। मियां साहिद हुसैन ने कहा कि अब हुकूमत बनने के अमल को फौरी मुकम्मल करके मिसाक मईशत के लिए प्लान दिया जाए और जो सियासी जमातों ने वादे किया वो पूरे किए जाएं। सियासतदानों के ऊपर जिम्मेदारी है कि अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी हमारे मुल्क में गुज़िश्ता 2 साल से, तो अब उसका खात्मा होना चाहिए और जो भी जैसा भी मैंडेट पब्लिक ने अवाम ने इनको दिया है उस मैंडेट के हिसाब से अब इन्हें बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप ने कहा कि नई हुकूमत आने के बाद नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों को फौरी निष्कारी की जाए और जो बिजली बनाने के प्लांट नहीं चल रहे उनसे भी मुआहदों का दोबारा जायजा लिया जाए। और ये जो नुकसान वाले इदारे हैं, गवर्नमेंट के 80 इदारे हैं और ये तकरीबन 1000-1200 अरब रुपए साल का चूसते हैं, तो इनको हमें बंद करना होगा और इनको हमें प्राइवेटाइज करना होगा। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन ने कहा कि अब अवाम और सनतकारों की नजरें आने वाली हुकूमत पर जमी रहेंगी। अवाम अब बिजली और गैस की कीमत में कमी के लिए रिलीफ के मुंतजर हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अभी आपको बराह रास्त ले चले। एमकेएम के ज़रिए तमाम जिला ग्राउंड में इंतखाबात में कामयाबी पर यौम तशक्कुर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा शिरकत से खिताब भी करेंगे। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद वहाँ पर मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना ग्राउंड जो इस्लामाबाद में कायम है। आम इंतखाबात में जीत के बाद एमकेएम ने जो है वो जिना ग्राउंड में यौम तशक्कुर का ऐलान किया था और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जो यहाँ ग्राउंड में मौजूद हूँ, यहाँ जो तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। लिहाजा जो है वो छोटी मोटी तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा रही है, जैसे कि झंडे लगाना है और लाइटिंग का थोड़ा बहुत एहतमाम है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि स्टेज पर जो है वो जो फनकार यहाँ पे आके जो है वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे, वो उसकी जो है वो डेक की तैयारियाँ, स्पीकर की तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। हज़ारों की तादाद में जो है वो यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं। एमकेएम की जो क़यादत कल लाहौर रवाना हुई थी वो वापस आ चुकी है। यहाँ पर जो है वो तमाम उम्मीदवार और एमकेएम के सरबराह जो है वो यहाँ पर आएंगे, खिताब करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक गहमा गहमी लगी हुई है, एतराफ़ की गलियों को जो है वो यहाँ पर सजा दिया गया है। सिक्योरिटी के जो है वो हर गली में जो है वो इंतजाम किए गए हैं, झंडे लगे हुए हैं, लाइटिंग जो है वो हर बिल्डिंग, हर इमारत पर जो है वो यहाँ पर की गई है। एक जीत का जो है वो समय यहाँ पर जो है वो एमकेएम की तरफ से जो है वो बनाया गया है।
आपको बताते चलें कि एमक्यूएम ने जो है वो कौमी असम्बली की 22 में से 15 नशिस्तें हासिल की हैं और सूबाई असम्बली की 47 में से जो है वो 25 नशिस्तें जो है वो एमक्यूएम ने हासिल की है। और यहाँ पर जो है वो एमक्यूएम के रहनुमा तमाम आएंगे। यहाँ पर जो है हुकूमत साजी के हवाले से भी जो है वो खिताब किया जाएगा और जो एक जीत का समा है उसके हिसाब से जो है वो आतिशबाजी फायर वर्क भी जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा किया जाएगा। तमाम तैयारियाँ जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। अब तक जो यहाँ पे कारकुनान का सिलसिला है वो जो है वो जारी है आने का, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कारकुनान का सिलसिला है वो इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, इतना रश लिहाजा हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो है वो कुर्सियाँ जो है वो भरती हुई भी नज़र आ रही हैं। लिहाजा अब हम देखेंगे कि अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो रश लग जाएगा। इंतखाबात में कामयाबी पर यौम तशक्कुर के लिए इस वक्त आपको बताएं कि एमक्यूएम ने जलसे में ग्राउंड में जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा भी शुरका से खिताब करेंगे। अक्सा हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, ये बताइएगा कब तक ये जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और जो दीगर रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे? वो तकरीबन जो है वो तमाम तैयारियां अगर हम बात करें तो वो पूरी हो चुकी हैं। जो इमारतें सजाने का काम है, झंडे लगाने का काम है, एमक्यूएम हुकूमत साजी के हवाले से आज अहम ऐलानात भी करेंगी। जश्न की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के इमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी है। आतिशबाजी के बाइस अस्पताल के 7 मुलाजिम झुलस गई। अस्पताल सुपरवाइजर कमाल अंसारी का कहना है कि स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अस्पताल में आग बुझाने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, लियाकताबाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर आतिशबाजी का वाकया, धमाका था, क्या था? यहाँ के सुपरवाइजर जो इवनिंग शिफ्ट के, इन्हीं से मालूम करते हैं। कमाल अंसारी में साथ मौजूद। कमाल भाई, कैसे इल्म हुआ आपको कि क्या वाकया पेश आया? मैं ब्लड बैंक में बैठा हुआ था, धमाके की आवाज़ सुनकर मैं और मेरे कुलीग जब भागे हैं बाहर, तो मैंने लोगों को बाहर, आग लगे हुए लोग बाहर निकलते हुए देखे 4-5। उसके बाद आते ही चले गए। फिर जो हम कर सकते थे रेस्क्यू के लिए उनको बुझाने की कोशिश करते रहे, चादरों से, कपड़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, जो उस वक्त समझ में आया तो बस वो किया। उसके बाद फिर मैंने मुतल्लिक़ इदारों को मैंने फ़ोन किया है, जिसमें ईदी, चीबा और ये पुलिस और फायर ब्रिगेड वगैरह शामिल थे। फायर ब्रिगेड का फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ, बाकी लोग तो सब पहुंच गए थे। फायर ब्रिगेड थोड़ी देर ताख़ीर से पहुंची। बाकी ये कि 6-7 लोग हमारे ज़ख्मी हैं, जिनमें 3 क्रिटिकल हैं। अभी जो मेरी 5 मिनट पहले बात हुई है उसमें 3 क्रिटिकल हैं। अच्छा कमाल भाई, वो वर्कर्स से यहाँ के एम्प्लॉय हैं या मरीज़ से यहाँ पर आए हैं? उसमें मेरा ख्याल है कि सारे ही हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो, जो इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे। कुछ वार्ड्स के भी थे यहाँ पे जो आए हुए थे किसी काम से, बाकी थे तो हमारे वही। अब तक की इत्तलात तो यही, वो सारे हमारे ही एम्प्लॉइज़ थे। बाकी ये कि हमारे पास यहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट का बड़ा फुकदान है। फायर एक्सटिंग्विशर जो होने चाहिए वो यहाँ नहीं थे, जो होने चाहिए। बिल्कुल जी, हमारे यहाँ आलमिया यही है कि जब कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया जागती है और उसके बाद कुछ करती हुई दिखाई देती है। और इस अस्पताल के अंदर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशन, आग बुझाने के आलात तक नहीं है। सिस्टम तो दूर की बात, अगर फायर एक्सटिंग्विशन सिलेंडर भी मौजूद होते तो ज़्यादा जो लोग झुलस कर ज़ख्मी हुए हैं उन्हें मुमकिन तौर पर बचाया जा सकता। और मज़ीद ऐसा कोई बड़ा वाक़या पेश ना है, उसके लिए इस तरह के इंतज़ाम यहाँ होना ज़रूरी है। तमाम ज़ख्मियों को बंसवार्ड मुंतकिल किया गया है। पुलिस और DBD ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। फायर ब्रिगेड हुकाम की गाड़ी ज़रूर पहुंची फायर ब्रिगेड की, लेकिन ताख़िर से उसने आग पर काबू पा लिया है जी। जबकि आपको बताएं कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद पहुंच गए हैं। मुतासरा वार्ड का दौरा भी किया है। खालिद बोले कि आग लगने से अस्पताल अमले के 7 मुलाजमीन मुतासिर हुए। SM सिविल अस्पताल से जख्मियों को बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत भी जारी की गई है। दौरा किया गया है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद पहुंच गए और मुतासरा वार्ड का दौरा भी किया। जो कि खालिद बोले कि आग लगने से अस्पताल अमले के 7 मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं। SM सिविल अस्पताल से जख्मियों को बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत भी जारी की गई है। आज ये वाक़या पेश आया है। आतिशबाजी के बाइस अस्पताल के 7 मुलाजिम झुलस गए। अस्पताल में सुपरवाइजर कमाल अंसारी का यह कहना है कि स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अस्पताल में आग बुझाने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, जिस पर आपको बताएं ये अहम दौरा किया गया है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से मुतासरा वार्ड का दौरा किया। खालिद बोले कि आग लगने से अस्पताल अमले के 7 मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं। SM सिविल अस्पताल से जख्मियों को बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत जारी की गई।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ نگراں صوبائی وزیر صحت کی جانب سے یہ اہم دورہ کیا گیا ہے اور آگ لگنے سے اسپتال عملے کے 7 ملازمین متاثر ہوئے ہیں۔ ساکھ خالد کی جانب سے یہ کہا گیا سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے ایمرجنسی وارڈ میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ آتی زدگی کے باعث اسپتال کے 7 ملازم جھلس گئے۔ اسپتال سپروائزر کمال انصاری کا کہنا ہے کہ سٹور میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی۔ اسپتال میں آگ بجھانے کا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ آگ سے جھلس کر اسپتال عملے کے 7 ملازمین زخمی ہو گئے اور یہ بھی بتایا گا کہ جہاں آگ لگی وہاں فریج موجود تھا۔ فریج کے کمپریسر میں آگ کے باعث دھماکہ ہوا ہے، جبکہ نگراں صوبائی وزیر صحت نے گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد پہنچ کے متاثرہ وارڈ کا دورہ بھی کیا۔ ساکھ خالد بولے کہ آگ لگنے سے اسپتال عملے کے 7 ملازمین متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ اس میں جو ابھی ابتدائی، کیونکہ ظاہر ہے اس کی تو پراپر انویسٹیگیشن ہوگی جب صحیح ایگزیکٹ پتہ چلے گا، لیکن شارٹ سرکٹ ڈسپینسر جو ہماری ڈسپینسری ہے اس کے اندر اس کی وجہ سے یہ شروع ہوا، اور وہاں پہ کیونکہ وہ ایک چھوٹا فریج وغیرہ رکھا تھا تو فائر بریگیڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے حساب سے اس کا جو کمپریسر ہے وہ پھر اس میں آگ ہوئی، اور وہ جو اس کی وجہ سے آگ ایک دم سے بھڑک اٹھی باہر۔ وہیں پہ جو ہے وہ اور بھی چیزیں تھیں اس کی وجہ سے وہ انفارچونیٹلی اس میں 7 سٹاف جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ ان کے زخمی ہوئے، جس میں سے 4 جو ہیں بہت کریٹیکل ہیں، اس میں سے 2 کی برنز جو ہیں وہ 100% ہے، ایک کا 89% ہے اور ایک کا 62% ہے۔ یہ 4 بہت سیریسلی ہیں برن، میری ابھی سول ہاسپٹل میں بات ہوئی ہے، اور 3 اس کے علاوہ جو ہیں وہ 29, 19 اور 12% سم تھنگ لائک دیٹ اس طرح کے ہیں۔ تو ان 3 کا تو انشاءاللہ ریلیٹیولی لیس کریٹیکل ہے، لیکن جو میں نے آپ کو پہلے 4 بتائے وہ ان کی حالت جو ہے بہت کریٹیکل ہے، اور 100% برنز میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ 100% یا 60% یا 89% یہ بہت سیویئر برن۔ سارے 7 کے 7 سٹاف تھے، اس میں ڈسپینسرز بھی تھے، سٹاف نرسز بھی تھیں، پیرامیڈیکل سٹاف تھا۔ مریض یہاں پہ کوئی کسی کو مریض کو کوئی خدا نخواستہ نقصان نہیں پہنچا ہے۔ میں نے ایم ایس صاحب سے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہماری جو اس وقت وہ ہوگی یہ کہ ہم جو ہمارے سٹاف جو زخمی ہوئے ہیں جو ان کو ہم ان کا خیال کریں۔ تو میری ایم ایس سے سول ہاسپٹل کے جو ہے ان سے بات ہو گئی ہے، برن سینٹر میں ان کو ہم پوری جو بھی کیئر ہے وہ دیں گے۔ شہر قائد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ محمود آباد چنیسر گوڈ بابائے خیبر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے کراچی والوں کو بے حال کر دیا، شہریوں سے دن کا سکون، رات کا چین چھین لیا۔ محمود آباد چنیسر گوڈ بابائے خیبر میں بجلی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گھریلو امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ اس علاقے میں بہت زیادہ جاتی ہے بیٹا، 3 گھنٹے جاتی ہے، 4 دفعہ دن کو جاتی ہے، آتا ہے رات کو پھر 1:30 بجے پھر آتی ہے۔ بل بہت زیادہ آتا ہے، میرے گھر میں کچھ ہے بھی نا تو پھر بھی 5,000 6,000 روپے بل آتے ہیں۔ بجلی کی رکاوٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ابھی صبح گئی ہے 10 بجے گئی ہے، ابھی 1 گھنٹے بعد آئے گی، پھر اس کے بعد 12 بجے آئے گی، تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے۔ بل تو اپنی جگہ پہ وہی آ رہا ہے جیسے ہے، لیکن بجلی بہت تنگ کر گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ الیکشن کے دنوں میں لائنز ایریا کے مکینوں کو بلا تعطل بجلی ملے، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر علاقہ لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وسیم افتخار۔ لائنز ایریا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، رہائشیوں کا جینا محال ہو گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں 24 گھنٹے بجلی فراہم کی گئی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 گھنٹے لائٹ نہیں ہے،
اور لیٹ آتی ہے ادھر 2 منٹ نہیں رکتی. 5,000 سے بل کوئی 3,000 سے اوپر نہیں دے سکتا. غریب عوام ہے, روٹی کھائے گی, جتنی مہنگائی کر دی ہے یا بل بھرے گا. جیسے الیکشن گئے تو ہماری لوڈ شیڈنگ 15 سے 16 گھنٹے کی ہو گئی, ٹھیک ہے, اور آج بھی نہ گیس ہے. گیس اس ٹائم آتی ہے کہ انسان سو رہا ہو, اور رات کے 12 کے بعد آپ کی گیس آئے گی, صبح 6 بجے کے بعد گیس نہیں آئے گی. جہاں 17 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, وہ خدا کا خوف کرو بھائی. دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کراچی میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے. کیبل فالٹ اور تکنیکی خرابیوں کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ نہ دی جائے. کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21.